ऐसी चीजों को आपको पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ रहे हो तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, उस टॉपिक को पढ़ने का फायदा बहुत ही कम मिलेगा। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो सच बता रहा हूं, आपके पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है ना, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। भाई इससे प्यार करो। ये 500 नंबर का पेपर है, ये आपको अच्छे सिलेक्शंस दिलाता है। तो क्वेश्चंस देखो कि यूपीएससी किन सब्जेक्ट से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूजुअली पूछ लेता है। इस चीज को अपने ब्रेन में फिट कर दो कि भाई मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यहां पर क्या आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या? निश्चिंत रहो, मैं वो मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत ही नॉर्मल आप लोग डेली कमिट करते हैं ना, आप लोग को पता भी है। उसकी बात नहीं हो रही है। रिवीजन करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब आप सबको बातें पता है, भले आप उसको फॉलो नहीं करते होगे, लेकिन शायद आपको पता है। आज ना हम कुछ ऐसे यूनिक मिस्टेक्स की बात करने की कोशिश करेंगे जो कि आप सब लोग करते हैं, और शायद उनको अगर आप अवॉइड करते हैं तो जो नेगेटिव रूल्स होते हैं ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पॉजिटिव रूल्स होते हैं, नेगेटिव रूल्स होते हैं। पॉजिटिव रूल्स को अपनाना पड़ता है और नेगेटिव रूल्स को छोड़ना पड़ता है। तो हम आज वो ही मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, उन नेगेटिव रूल्स की बात कर रहे हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना है। शायद इससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले यूनिक बात अगर हम लोग पकड़ते हैं ना, तो यहां पर आप लोग को सामने क्या लिखा हुआ है? नॉट ट्रेनिंग योर ब्रेन बिफोर स्टडिंग। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठने वाले हो। मान के चलो फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो। लेकिन आपने ना अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया। आप बिल्कुल जैसे भागते 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 आए और तुरंत ही टेबल पे बैठे, आज क्या पढ़ना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो ऐसे खोला, लैपटॉप बाहर निकाला, किताब निकाला, हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस मेथड पर पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके यूं निकल जाते हैं और आपको शायद अंदाजा भी नहीं लगेगा इस चीज से। लेकिन जब आप उसका आउटपुट अपने टेस्ट में देखते हैं ना, तब रियलाइज होता है। अब यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जब भी आप पढ़ने बैठने वाले हो ना, उससे बस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी देर बैठ सकते हो, इस चीज को अपने ब्रेन में फिट कर दो कि भाई मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ना है। अपने को पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर। लगभग 1 डेढ़ घंटे है, उसके कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख लो, ब्रॉड क्लासिफिकेशंस देख लो। अपने ब्रेन को ना ट्रेन करो कि कैसे मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन में इस सभी टॉपिक को पढ़ लेना है। उससे क्या होगा? सबसे पहला आपका टाइम सेव तो होगा ही, ड्यू टाइम पर आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट भी करोगे, क्योंकि उसका कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको पता है, उसका डिफिकल्टी लेवल आपको पता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह भी फिट हो चुका है कि भाई अगला 2 घंटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ब्लॉक है। अब और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करने नहीं देना देगा ये बंदा मुझे, मेरे दिमाग को, है ना? तो इसीलिए ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो सच बता रहा हूं, आपके पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है ना, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसको आप जरूर से प्रैक्टिस करना। एक और मिस्टेक मैं आपको बताता हूं जो कि लगभग सब लोग इस एग्जाम में अपने साथ लेके आते हैं, और वो है एक बड़ा सा पीठ पर लाद के बैगेज। ये उन किताबों की बात नहीं हो रही है, या फिर उन कपड़ों की बात नहीं हो रही है, या फिर उन बर्तनों की बात नहीं हो रही है जिसको कि आप अपने साथ ढो के किसी दूसरे जगह पर लेके आते हो और रूम में सजा देते हो किताबों को। टेबल, चेयर, मेज, कोई भी मेटेरियलिस्टिक बात नहीं है ये ना आपके माइंड प्रेशर का बैगेज है। माइंड प्रेशर ना किसी की चीज के लिए हो सकता है। आप इस एग्जाम में शायद इसलिए आए हो कि यार कोई तो छोड़ के चला गया अपने को, उससे अब तभी बदला पूरा होगा जब मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हूं। ऐसे बहुत सारे मूवीज भी आप लोगों ने देखे होंगे, और शायद आप इस चीज से मोटिवेटेड होते हो। कोई भी बैगेज, जैसे कि मान लो फाइनेंशियल बैगेज है। फाइनेंशियल बैगेज का मतलब है कि यार वैसे तो मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं आऊंगा और ना एक ही टाइम खाना खाऊंगा, मैं ना मतलब एक ही टाइम चाय पीऊंगा, और बाकी मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा। या फिर कोई भी फैमिली सपोर्ट, फैमिली प्रेशर, इस सब चीजों का बैगेज कि लोगों का ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यार मेरे से, मुझे तो कुछ लाइफ में करना है, यूपीएससी में आईएएस बन के आना है। ऐसे बैगेज जब आप लेके आते हैं, और इसके ऑपोजिट में एक ऐसा पर्सन है जो कि बिना बैगेज का है, उसका एम क्लियर है, यूपीएससी क्लियर करना है, अच्छा एम है, पॉजिटिव रूल्स है उसके पास, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर उसका एक सर्टेन गोल है जिसको कि वो अचीव करने के लिए यूपीएससी का सहारा ले रहा है। इन दोनों में ना कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दोनों पर्सन्स में आप हमेशा देखोगे कि जो दूसरा वाला बंदा है ना, वो हमेशा इजीली सक्सेस अचीव कर लेगा, और जो बैगेज वाला बंदा है ना, वो अपने दिन भर दिमाग में इसी चीज को ढोता रहेगा कि यार मैं तो इस परेशानी से जूझ रहा हूं, मेरे को इस तरीके से करना है। वो जो नेगेटिव प्रेशर आपके ऊपर लगता जा रहा है, लगता जा रहा है ना, वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, और एट द एंड आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
तो इसीलिए जब भी ऐसे एग्जाम में कूदो ना, तो कूदने से पहले जितना भी ऐसा पुराना बैगेज है उसको वहीं पर उतार के पीछे छोड़ के आओ। आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और आप अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट महसूस करोगे। बोलते हैं ना, ये खाली दिमाग जो होता है उस पे, अगर मेरे को दो स्टूडेंट मिलते हैं, एक सुरेश और एक महेश। महेश के पास ना पहले से एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, वो खुद की एनसीईआरटी पढ़ के आया है। और दूसरा बंदा है सुरेश, वो शायद कुछ भी नहीं पढ़ के आया। दिमाग दोनों का बराबर ही है। तो मुझे महेश को पढ़ाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है अगर महेश ने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझा है, या फिर वो एनसीईआरटी में कुछ गलत कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके आया है। तो मैं पहले मेहनत करूंगा कि भाई तू पहले डिलीट कर, ये सारे जो गलत कॉन्सेप्ट तूने दिमाग में भरे हैं पहले उसको डिलीट कर, फिर मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ। अब वो उधर फाइट कर रहा होगा महेश कि सर अरे मैंने तो एनसीईआरटी में ये पढ़ा है ये पढ़ा है। अरे भाई सही से नहीं पढ़ा है ना, यही तो बैगेज लेके आ रहे हो। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि अब आप लोग ऐसे ही चले आओ एनसीईआरटी मत पढ़ के आओ। मेरा एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट रीड दोज एनसीईआरटीज बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आप ना वो गलत कॉन्सेप्ट लेके मत आओ, उसको डिलीट करके समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपके लिए भी उसको समझना, क्योंकि आप गलत कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ चुके हो ना तो दोबारा सही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई भी टाइप का बैगेज अपने दिमाग में मत लेके चलो, उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। ये गलतियां नहीं करनी है। तीसरे नंबर पर यहां पर आप देख सकते हो, ये गेटिंग इमोशनल। इमोशनल मतलब आप किसी सब्जेक्ट को पकड़ के किताब खोल के रोने नहीं लगते हो, है ना, वो मतलब नहीं है। आप उस सब्जेक्ट से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हो कि आपको मजा ही आ जाता है। मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, एक है ज्योग्राफी, एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि सोशियोलॉजी भी है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट्स मेरे ज्यादा प्रिय हैं। तो मैं यूजुअली, ऐसा हो सकता है कि इन दो सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ लूं, कुछ ऐसी चीजें पढ़ लूं जो शायद यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। यूपीएससी भाई बहुत निर्दयी है, कभी भी किसी भी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है ना, यूपीएससी उसको टारगेट करके ज्यादा क्वेश्चन पूछे। उससे किसी दिन अगर कम क्वेश्चन आ गए, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखो अब 2-3 क्वेश्चन आए इस बार, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री से प्यार कर लिया होगा उसको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा, है कि नहीं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा प्यार मत दो, सबको बराबर बराबर प्यार दो। इक्वालिटी का मतलब समझते हो ना आप लोग, तो वैसे ही इक्वालिटी के साथ सभी सब्जेक्ट्स को ट्रीट करो। आपको नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से किस साल कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को दो। अगर प्यार करना है तो यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस में उस सब्जेक्ट का नाम मैं आपका लिखता हूं, और वो है आपका फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट। भाई इससे प्यार करो। ये 500 नंबर का पेपर है, ये आपको अच्छे सिलेक्शंस दिलाता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से प्यार कर सकते हो, यही एक इकलौता सब्जेक्ट है जिससे आपको प्यार करना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। अदरवाइज जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ट्रीट देम इक्वली, वेटेज के हिसाब से ट्रीट करो। मुझे ना इक्वालिटी नहीं बोलना चाहिए था, इक्विटी बोलना चाहिए था। इक्विटी में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं। इक्विटी का मतलब सिंपल है कि अगर जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट्स को अगर आप पॉलिटी जितना इंपॉर्टेंस दोगे तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए सब सब्जेक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग, उसके अहमियत के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट, या फिर जिस पेपर में जितना पोर्शन दिया उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यू टाइम दो। किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा घुसने की कोशिश मत करो। किसी को इंटरनेशनल रिलेशन पसंद आता है पीएसआईआर में, तो वो भाई पढ़ता ही रहता है, कुछ भी हो जाए वो आईआर के एक भी न्यूज नहीं छोड़ेगा, तो ऐसा मत कर देना। चौथी बात है कि इनलेसली स्टडीइंग विदाउट द नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। आप कोई भी टॉपिक उठाते हो ना तो आप अंधे बन जाते हो, दिमाग से पैदल बन जाते हो। जो भी सामने मिलता है बस पढ़ने लगते हो कि यार ये चैप्टर इस किताब में दिया हुआ है, मेरे को इसके पहले वर्ड से शुरू करके इसके लास्ट वर्ड तक जाना है, इतने दिन में जाना है, इतने ड्यूरेशन में जाना है। सब कुछ सही है आपका प्लान, लेकिन क्या आपने उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है कि यूपीएससी इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछा करती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा करती है, सिलेबस में चैप्टर दिया भी है कि नहीं दिया है। अगर नहीं भी दिया है तो क्या यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ लेती है क्या, कहीं पर एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली अगर दिया है कि जिसका आपको उल्लेख नहीं मिलता है सिलेबस में लेकिन मिल जाता है, कभी यूपीएससी पूछ लेती है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ऐसी चीजों को आपको पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ रहे हो तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, उस टॉपिक को पढ़ने का फायदा बहुत ही कम मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है आपको। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक उठाते हो उसका पूरा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, और मैं यूं बोल रहा हूं कि आपको एक बार में नहीं पता चल पाएगा।
आपको ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर पढ़ते दौरान हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 बार पढ़ना पड़े, 15 बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ो। जब उसको पढ़ोगे ना तो ऐसी ऐसी शानदार ट्रिक्स निकालोगे ना अपने पढ़ाई में कि आपको खुद ही मजा आने लगेगा कि यार ये अब मजा आया पढ़ने में। अच्छा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ये तो बहुत ही आसान, मैं फालतू में इतनी देर से घिस रहा था। ऐसे मजे से अगर प्रिपरेशन करनी है तो भाई ये अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटैक्ट रखना अपने साथ। आखिरी बात, आखिरी बात और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ऐसा बहुत बार यूपीएससी में जब आप लोग आते हो ना तो आपके बड़े भैया दीदी या फिर कोई भी सीनियर लोग ऐसा बोल देते हैं शायद कि भाई यूपीएससी दिमाग वालों का खेल है। यहां पर बेटा तुमको एनालिटिकल बनने की कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फैक्ट का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या ही पूछेगी, वहां पर दिमाग वाले बच्चे जाते हैं। और जो भी ऐसे कुछ भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जहां पर फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, उसकी तुलना में हमेशा यूपीएससी एनालिटिकल होता है, नो डाउट। लेकिन आप ऐसे हर साल कम से कम 20 to 30% क्वेश्चंस देख सकते हैं यूपीएससी में जो कि हाईली फैक्चुअल होता है। वो ना यूं आपसे साल नहीं पूछेगा कि भाई बताओ हर्षवर्धन के टाइम पर इस राज्य के इस मंत्री की डेथ इस ईयर में हुई थी, नहीं ये नहीं पूछेगा। उस मंत्री ने अगर कुछ बहुत ही बढ़िया काम किया होगा ना तो उसके उल्लेख में वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूर से पूछेगा। तो क्वेश्चंस देखो कि यूपीएससी किन सब्जेक्ट से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूजुअली पूछ लेता है और उसके लिए भी तैयार रहो। जरूरी नहीं है कि आपको फैक्ट्स रटने ना पड़े, और फैक्ट्स रटोगे नहीं तो अपने मेंस में किस चीज से सब्सटेंशिएट करोगे, डेटा कहां है। गवर्नमेंट के जो भी डेटा सेट्स होते हैं, कुछ भी स्कीम्स होती है, बहुत सारे ऐसे परसेंटेज में हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी में जीडीपी की बात करेंगे कि अभी इतना चल रहा है, इतना टारगेट दिया गया है 2047 में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है। ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होते हैं। अगर उन एग्जांपल्स को अपने मेंस के आंसर्स में कोट नहीं करोगे तो भाई आपका आंसर अच्छा कैसे बनेगा, यूनिक कैसे बनेगा। तो इसीलिए फैक्ट्स भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में कम जरूरी हो, किसी में ज्यादा जरूरी हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के डेफिनेटली पता लगाया जा सकता है। और इसीलिए फैक्चुअल्स को भी उतना ही वेटेज देने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ रट लेने से या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेने से कई बार आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, उनके कीवर्ड्स नहीं होते हैं। तो उन कीवर्ड्स, उन फैक्ट्स को आपको रटना पड़ सकता है और उससे पीछे मत हटना। ऐसा मत सोच लेना कि यूपीएससी तो सिर्फ दिमाग का खेल है, सोचूंगा और याद आ जाएगा। नहीं, रटना जहां पड़े तो पढ़ो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है, यूपीएससी की डिमांड है और इसको फुलफिल करना है, इसका सिलेक्शन लेना है, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो इतने दिमाग के साथ मैं आपको एक और बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन देने चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा बैच आप लोगों के लिए अनाउंस किया है जिसका नाम है संकल्प। और संकल्प के अंदर ऐसे ही और भी मजेदार चीजों के साथ हमने बहुत दिमाग लगा के ऐसे ट्रेंड टीचर को यहां पर इंक्लूड किया है जो कि आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं। यहां पर इस फाउंडेशन कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं 2026 में। जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है वो इसको देख सकते हैं। संकल्प 2026, ये इंग्लिश का बैच जो है ना, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और हिंदी वाला बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा। फीस में आप देख सकते हैं यहां पर काफी हम लोगों ने इसको डिडक्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो आप जब भी अपने यूपीएससी के लिए तनिक भी सीरियस है ना तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए और इस पूरे प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन जर्नी या फिर एक स्ट्रीमलाइन पाथ देने के लिए आप ऐसे कोर्सेज का सहारा ले सकते हैं जहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएं, जहां पर आपको सीसेट की क्लासेस भी मिल जाएं, जहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स भी मिल जाएं, आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिल जाएं, आपको इसके साथ साथ डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस भी मिल जाए आपके खूब सारे प्रैक्टिस के लिए, और आपको रेगुलर डाउट सेशंस भी मिल जाए। जो भी चीजें चाहिए ना वो सब कुछ मिल सकता है इस बैच के साथ में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जहां पर भी ऐसे कुछ भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो आप इन कोर्सेज का सहारा डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत ही क्वालिटेटिव बैचेस रहते हैं ये और इस अफोर्डेबल कॉस्ट में होते हैं कि शायद उतना बर्डन नहीं पड़ेगा जो कि आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस 1.5-2 लाख चार्ज करते हैं। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है इनका फीस स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली अपनी जर्नी का इसको पार्ट बनाइए और इससे जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना बेनिफिट लीजिए। तो उन 5 मिस्टेक्स को आपको अब याद रखना है, नहीं दोहराना है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।